गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, मेघ आए। मेघ आए कविता के कवि जो हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने मेघों के आगमन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हवा का नाचते गाते चलना, पेड़ों का गर्दन उचकाकर मेघों को देखना, नदी का ठिठक कर रुकना, बूढ़े पीपल के वृक्ष द्वारा अभिवादन करना, स्वागत करना उसका, लता का अकुलाना, तालाब का अति प्रसन्न होना जैसे प्रयोगों के द्वारा मेघों के आगमन को चित्रात्मक बना दिया गया है। इसमें कवि ने मेघों की तुलना शहर से बन ठन कर व सज संवर कर आए मेहमान से की है। जिस प्रकार मेहमान के आगमन पर गांवों में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार मेघों के आने पर पृथ्वी प्रसन्नचित हो जाती है। मेघों के आने पर धूल भागी घाघरा उठाए, चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, अकुलाई लता द्वारा किवाड़ की ओट में होकर एक वर्ष आने का उल्हाना देना, तालाब द्वारा परात भर कर पानी लाना आदि प्राकृतिक काव्य सौंदर्य में कविता में रोचकता ला दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ यानी बादलों के लिए बोला गया है, बन ठन के यानी सज धज के, पाहुन यानी मेहमान, बयार यानी हवा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना गांव में आने वाले मेहमान से की है। इसमें कवि ने यह बताया है कि जिस प्रकार शहरी मेहमान के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती प्रसन्न हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि आज आकाश में बादल भली भांति सज धज एवं संवर कर आ गए हैं। अर्थात आज आकाश में बादल अच्छी तरह से चारों ओर छा गए हैं। आकाश में बादल उसी प्रकार से सज धज कर आए हैं जिस प्रकार शहरी मेहमान गांव में भली भांति सज संवर कर आते हैं। बादलों के आगमन की प्रसन्नता में हवाएं चलने लगी हैं, अर्थात शहरी मेहमान के आने का समाचार संपूर्ण गांव में फैल गया, यानी पूरे गांव में फैल गया है। गांव के लोग हर जगह बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं जिस प्रकार गांव के निवासी शहर के मेहमान को देखने के लिए व्याकुल होते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। झांकना यानी छुप कर देखना, उचकाए यानी उठाकर, बाकी चितवन यानी तिरछी नज़र या दृष्टि, सरखाए मतलब सरकार कर, उचकाए मतलब उठाकर, ठिठकी मतलब ठहर कर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने बादलों को गांव में आने वाले शहरी मेहमान के समान माना है तथा प्रकृति के उपादानों से मानवीय क्रियाएं कराकर काव्यांश में सुंदरता एवं रोचकता प्रदान की है। तो कवि प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गाँव में मेघ यानी बादल मेहमान की भांति सज धज कर आ गए हैं। उनकी सुंदरता को देखने के लिए पेड़ अपनी गर्दन उठाकर एवं झाँक कर चुपचाप देखने लगे हैं। मेघों के आने पर आंधी चलने लगी है जिससे धूल रूपी युवतियाँ घाघरा उठाकर भागने लगी हैं। नदी अपने प्रवाह को रोककर ठिठक सी गई है यानी रुक सी गई है। वह अपने चेहरे से घूंघट खिसकाकर तिरछी नज़र से सजे संवरे बादलों को देख रही है। इस प्रकार मेघ आज शहरी मेहमान की भांति सज धज कर पृथ्वी पर प्रेम की वर्षा करने आए हैं। तो कवि के अनुसार गाँव में शहरी मेहमान के आने पर गांव के वातावरण में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन प्रकृति में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। गुहार यानी झुक कर किया गया प्रणाम, सुधी यानी याद, अकुलाई यानी व्याकुल, किवार यानी दरवाज़ा, ताल तालाब, बरस यानी वर्ष, लीनी मतलब ली, ओट मतलब आड़, हर्षाया यानी हर्ष से युक्त, प्रसन्न युक्त, परात यानी एक बर्तन होता है,
तो प्रस्तुत पंक्तियों में बादलों के आने पर पृथ्वी के प्राकृतिक मनमोहक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बादलों को शहरी मेहमान के रूप में मानकर पृथ्वी के प्राकृतिक उपादानों को उनका विशेष रूप से हर्षित होकर स्वागत करने का अनुपम रूप प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि धरती पर मेघों का स्वागत एवं सम्मान उसी प्रकार से प्रकृति द्वारा किया जा रहा है जिस प्रकार शहरी मेहमान के आने पर गांव के निवासी उनका जोर शोर से स्वागत करते हैं। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। दरवाजे की ओट यानी आड़ में छिपकर व्याकुल लता ने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात तुमने मेरी याद की, अर्थात 1 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद तुम आए हो। तालाब भी मेघों का स्वागत करने के लिए परात में पानी भर कर लाया है। इस प्रकार मेघ रूपी शहरी मेहमान के बन ठन के धरती रूपी गांव में आने पर प्राकृतिक उपादान रूपी गांव के निवासी बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करते हैं। गांव के लोग मेहमान को आगे बढ़कर नमस्कार करते हैं। नायिका उसे देर से आने की शिकायत करती है। कोई ग्रामीण जन उसके चरण धोने के लिए परात में पानी भर कर लाता है। उसी प्रकार से मेघों के आने पर धरती के सारे प्राकृतिक उपादान उनके स्वागत में तल्लीन हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भस्म की, बांध टूटा का झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। गहराई यानी गहरे रूप से बादल छा गए। दमकी यानी चमकी। भरम माने भ्रम। ढरके मतलब गिरी। दामनी यानी बिजली के लिए बोला गया। अश्रु यानी आंसू। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बादलों के आने पर पैदा हुए धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने मनोरम भाव चित्रित किए हैं। तो कवि के अनुसार गहरे बादल क्षितिज रूपी अटारी पर पूरी तरह से फैल गए हैं, अर्थात मेहमान जिस प्रकार से छत पर पहुंच जाता है उसी प्रकार बादल दूर दूर तक फैल गए हैं। बादलों के आने पर बिजली चमकने लगती है, अर्थात मेहमान के आने पर नायिका का तन एवं मन सौंदर्य से चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी बादलों से क्षमा करने को कह रही है। अब यह भ्रम समाप्त हो गया कि बादल नहीं बरसेंगे। दूसरे रूप में नायिका आगंतुक यानी जो आ रहा है मेहमान है उसे कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी ना आने का भ्रम अब समाप्त हो गया है। धरती और बादलों के बीच की जो बाधा थी वह सब अब समाप्त हो गई। बादल झरझर की आवाज़ के साथ तीव्र गति से बरसने लगे। धरती और बादलों का मिलन हो गया है। इसी प्रकार नायिका और अतिथि का जो मिलन हो गया है, उनके नेत्रों से खुशी के जो आंसू हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।